नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ईरान के बारे में चर्चा करने आए हैं। ईरान में पिछले कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जिसके अब नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में 7 उम्मीदवार रेस में थे, परंतु उम्मीद के अनुसार जीत वहाँ पे जो आज के तत्कालीन ईरान के मुख्य न्यायाधीश हैं और एक कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी की हुई। इब्राहिम रईसी अगस्त 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे और तब तक के लिए वहाँ के जो वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इब्राहिम रईसी को इस चुनाव में लगभग 62% वोट मिला, जो कि एक अच्छा खासा मत प्रतिशत माना जा रहा है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इस बार के चुनाव में 2017 के चुनाव के तुलना में लगभग 9 से 10% वोट कम पड़ा है। मात्र 49% वोट पड़ा है, जबकि पिछले 2017 के चुनाव में वहाँ पर चुनाव हर 4 साल में होते हैं दोस्तों। तो 2017 के चुनाव में लगभग 59% वोट पड़ा था। इसका कारण माना जा रहा है कि रईसी के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था और वहाँ के जो युवा हैं वो आज की इस राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी इंडिफरेंट माने जा रहे हैं, काफ़ी उनमें एक तरह से उदासीन हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं इब्राहिम रईसी हैं कौन। इब्राहिम रईसी जैसा मैंने आपको बताया, वो आज वहाँ पे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं ईरान के। उन्हें 2019 में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खमैनी ने 2019 में मुख्य न्यायाधीश के पद पे उन्हें बैठाया। और इनके लिए एक ख़ास बात कही जाती है, रईसी के लिए एक ख़ास बात ये बताई जाती है दोस्तों कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी फांसी की सज़ा दी वो लगभग पिछले 2 दशकों में किसी भी न्यायाधीश द्वारा दी हुई फांसी की सज़ाओं से कहीं ज़्यादा है। इनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि 1988 और 2009 में जो ईरान में सत्ता के विरोध में एक राजनीतिक प्रदर्शन, एक बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसको इन्होंने बर्बरता से कुचलने में एक अहम भूमिका वहाँ पे उन्होंने अदा की थी। और उसी के साथ साथ उस दौरान जो राजनीतिक बंदी हुए थे उनके हज़ारों की संख्या में उनकी मृत्यु का कारण भी रईसी माने जाते हैं, जिसको लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी ने इनके खिलाफ व्यापक जांच की मांग कर रखी हुई है। रईसी ने इस चुनाव के दौरान ये वादा किया है कि वो लगभग 10 लाख के करीब युवाओं को हर साल वहाँ पे नौकरी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। रईसी की जीत अगर हम पिछले 4 साल के बाद देखते हैं, 2017 में जब वहाँ पे हसन रूहानी के खिलाफ भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रईसी चुनाव लड़े थे, लेकिन तब वो हार गए थे और हसन रूहानी वहाँ पर चुनाव जीत गए थे। हसन रूहानी को एक सुधारवादी और उदारवादी नेता माना जाता है, जिनकी जीत के साथ ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ काफ़ी अच्छे बदलाव ईरान में आएंगे। परंतु 4 साल बाद ठीक उसके विपरीत एक अति कट्टरपंथी नेता रईसी की जीत की वजह से उस क्षेत्र में भी ज़रूर हलचल सी मची हुई है। बहुत से जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इजराइल के साथ जो ईरान के संबंध हैं, जो अभी भी बहुत ही तनावपूर्ण हैं, वो संबंध और भी कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो यमन में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में या पुराने वीडियो में अगर आपको ध्यान हो बताया था यमन में चल रहे गृह युद्ध के बारे में, उसमें एक तरह से वो युद्ध प्रमुखता सऊदी अरब और ईरान के बीच में है। तो वो जो युद्ध लगभग 1.5-2 महीने से काफ़ी शांत पड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि रईसी के शपथ ग्रहण के बाद उसमें भी कहीं ना कहीं तेज़ी आ सकती है। और अगर भारत के लिए देखें तो भारतीय विशेषज्ञों का यहाँ पे मानना है दोस्तों कि ऐसा कोई ख़ास गिरावट या संबंधों में कोई ख़ास बदलाव भारत ईरान में नहीं आने वाला है। जो जैसा है लगभग वैसा ही शायद चले। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए चिंता का विषय ज़रूर है कि ईरान धीरे धीरे करके चाइना के काफ़ी करीब होता जा रहा है। तो ये तो हो गया रईसी के बारे में और उनकी जो वहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त की है उस चुनाव में, उसके बारे में। अब चलते चलते एक बार ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, जैसा मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला कि वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं सैयद अली खमैनी, तो सुप्रीम लीडर का जो पद है ये कब बना, कब सृजित हुआ और उसका क्या वहाँ पे कितनी ताकत है, क्यों बना, तो इस सब को जानने के लिए होता क्या है दोस्तों कि 1979 में जो ईरान के आखिरी राजा होते हैं मोहम्मद रेज़ा शाह,
उनके खिलाफ जनता काफ़ी भड़क जाती है, उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आती है, जिसका फ़ायदा लेते हुए, और उसको भड़काने में माना जा रहा, तब भी ये कहा गया था CIA का प्रमुख हाथ था, तो उसी का फ़ायदा लेते हुए जो अति कट्टरपंथी और इस्लामिक जो मौलवी वहाँ पे थे उन्होंने उसका लाभ लिया और एक तरह से उस जनता के विद्रोह को अपने कब्जे में करके उन्होंने वहाँ पे जो शाह थे उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। शाह एग्जाइल में चले जाते हैं, कैरो में, इजिप्ट में जाके शरण लेते हैं, जहाँ पे 1980 में उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो 1979 में जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है तो व्यवस्था का भी परिवर्तन होता है, और उसके बाद जब राजशाही का अंत होता है तो एक गार्जियन काउंसिल बनाई जाती है और एक सुप्रीम लीडर का पद बनाया जाता है, जिस पे बैठा व्यक्ति मृत्यु तक उस पद पे रह सकता है। और पहले जो सुप्रीम लीडर होते हैं दोस्तों वो रुहुल्लाह खोमैनी होते हैं, जिनकी मृत्यु 1989 में हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद ये दूसरे सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खमैनी, जो अभी तक हम, जैसा मैंने आपको कहा, मृत्यु तक वो अब सुप्रीम लीडर बने रह सकते हैं। तो सुप्रीम लीडर की जो वहाँ पर व्यवस्था है या उनकी ताकत है वो एक तरह से आप मान लें कि असीमित है। सुप्रीम लीडर ही ईरान का, उस इस्लामिक स्टेट का, जो इस्लामिक राज्य है ईरान, उस राज्य का, उस देश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रमुख नेता है। जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, सारी ताकतें कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर के पास ही हैं, गार्जियन काउंसिल की सहायता से। आप यहाँ पे देखिए बहुत रोचक तथ्य है, तो गार्जियन काउंसिल है ये सबसे पहले ये तय करती है कि कौन कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। तो एक तरह से जिन्हें जिन्हें वहाँ पे चाहत होती है राष्ट्रपति पद के चुनाव में लड़ने की या आने की, उन्हें एक तरह से एप्लीकेशन अर्जी देनी होती है गार्जियन काउंसिल के बाद, और उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद गार्जियन काउंसिल ये डिसाइड करता है। क्यों डिसाइड करता है, किस आधार पर डिसाइड करता है, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो वहाँ पे फिर निर्णय लेते हैं कि उनमें से जितनी अर्जियाँ आई हैं उसमें से कौन कौन योग्य व्यक्ति हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति पद के लिए नहीं, उसके उम्मीदवार के रूप में। तो इस चुनाव में भी 2021 के इस चुनाव में दोस्तों वहाँ पर लगभग 550 अर्जियाँ आई थी, जिसमें से सिर्फ 7 लोगों को गार्जियन काउंसिल ने वहाँ पे लड़ने की अनुमति दी। और ख़ास बात यह है कि जितने भी कद्दावर नेता थे जो शायद रईसी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते थे, उन सब की वहाँ पर उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया, जिसमें कि वहाँ के उपराष्ट्रपति जहांगीरी भी थे। तो इस तरह से गार्जियन काउंसिल की खास बात यह है कि उसका कोई भी सदस्य सीधे सीधे या इनडायरेक्टली सुप्रीम लीडर के द्वारा ही चयनित होता है। तो सुप्रीम लीडर गार्जियन काउंसिल की सहायता से उस पूरे ईरान की व्यवस्था पे कंट्रोल रखते हैं, और सुप्रीम लीडर ही ईरान की जो सेना है उसका कमांडर इन चीफ भी है। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था ईरान की दोस्तों। तो चलिए अब इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।